नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष द्विवेदी और आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। तरक्की के नाम पर हम लगातार भागती दौड़ती जिंदगी में जहां पे कहते हैं कि रुकना मना है, अपनी सेहत को दरकिनार करते जा रहे हैं। कभी लाइफस्टाइल मेंटेन करने का टेंशन तो कभी आगे बने रहने का स्ट्रेस। परिणाम ये है कि आज भारत में 4 में से 1 एडल्ट हाई बीपी का मरीज बन चुका है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि खुद ICMR ने कहा है। लेकिन दिक्कत हाई बीपी नहीं, कुछ और है। क्या है, जानने के लिए देखिए खास रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा करेंगे। जागरूक हैं, इसका पता इससे चलता है कि स्टडी के दौरान करीब 23% मरीजों का ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल था। वहीं 27% हाई बीपी का पता चलने के बावजूद फॉलोअप के लिए डॉक्टर के पास नहीं आए। जबकि हम सभी जानते हैं कि हाई बीपी कंट्रोल न होने या ठीक से इलाज न मिलने की सूरत में किडनी फेल, ब्रेन स्ट्रोक, डिमेंशिया, हार्ट अटैक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इटी नाउ स्वदेश। बीपी और हाइपरटेंशन और गंभीर समस्या है। बड़ी बात यह है कि इसको लेकर लोगों का रवैया बीमारी से ज़्यादा खतरनाक है। हम अपनी सोच से बीमार हैं। तो सवाल यह है कि आखिर कैसे लोगों के रवैये का इलाज किया जाए। ज़िंदगी में टेंशन है, कंपटीशन है, लेकिन अपने दिल को इन सब से कैसे बचाया जाए। कब मान लेना चाहिए कि डॉक्टर के पास जाने का वक्त है। इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर NK गांगुली, जो कि फॉर्मर DG ICMR हैं, सर्वेश शशि, जो कि फाउंडर हैं CEO सर्वा के, और अंजलि छाबरिया, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर गांगुली, आपके पास सबसे पहले आना चाहूँगा। जो हाइपरटेंशन की हम बात कर रहे हैं, आपके हिसाब से सबसे बड़ी वजह है उसकी क्या है? की वजह यहाँ पर है, सबसे बड़ी वजह ओबेसिटी होती है। उसके बाद टोबैको एक्सेट्रा लेना, डायबिटीज, ये सारे रिस्क फैक्टर्स है हाइपरटेंशन के। और प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन देखा जाता है। इंडिया में 4 स्टडीज हुई है। हाइपरटेंशन करीब करीब डबल हो गया है 1990 से 2016 में। ये चारों स्टडी करीब एक ही चीज बतलाती है कि हाइपरटेंशन का एज इंडिया में कम है और कम टाइम से शुरू होता है, करीब 10 साल आगे से शुरू होता है। और करीब 25% जो 15 से 18% होता है 18 से 25 साल को। 65 से ऊपर ये बहुत बढ़ जाता है। और कुछ और लोग इसमें ग्रसित होते हैं, जैसे जो सॉल्ट माइनर्स है राजस्थान के, उनमें ये बहुत ही हाई होता है। उनको वो अगर ग्लव और जो प्रोटेक्टिव गियर न पहने, और जो टी गार्डन वर्कर्स होते हैं आसाम में, जिनको कि सॉल्ट दिया जाता है। सॉल्ट एक बहुत बड़ा ट्रिगर है हाइपरटेंशन का, तो उनको चाय के साथ सॉल्ट दिया जाता है, उनमें काफी ज्यादा हाइपरटेंशन मिलता है। और जो इंडेक्स से दिया गया है, जो कि सोशल डेवलपमेंट इंडेक्स के साथ मिलाया गया, तो संपन्नता के साथ हाइपरटेंशन काफी जुड़ा हुआ है। और अर्बन और रूरल सेटिंग में भी अलग अलग होता है। इसके सबसे अच्छा निदान एक सलीम यूसुफ ने और डॉक्टर श्रीनाथ रेड्डी ने किया था। डॉक्टर श्रीनाथ रेड्डी ने यह किया था कि कैसे मीडियम ग्रेड हाइपरटेंशन, जो कि अनडिटेक्टेड चली जाती है कम्युनिटी में, कैसे उसको कंट्रोल किया जाए। और एक सलीम यूसुफ ने करीब 50 सेंटर के साथ यहाँ पर किया था। वो पॉलीकैप नाम की एक ड्रग उन्होंने की थी, जिसमें कि 3 हाइपरटेंसिव थे। वो नॉर्मल पॉपुलेशन वाले खा सकते थे। उसके साथ एक लिपिड लोअरिंग भी था, सिम्वास्टैटिन था। और उसमें 60% लोगों को उसमें फायदा हुआ है, जिनको कि कोरोनरी आर्टरी या स्ट्रोक वगैरह से फायदा हुआ है। लाइफस्टाइल और इंडिया में कुछ एक और चीज जो इंडिया की खासियत है कि यहाँ पर मिडिल ओबेसिटी होती है। और मिडिल ओबेसिटी जो प्री टर्म बेबीज होते हैं या जो लो बर्थ वेट बेबीज होते हैं, उनमें ये जैसे वो ग्रो करते हैं, वैसे ये बार्कर्स हाइपोथेसिस नाम से प्रसिद्ध है। इन लोगों को ज्यादा डायबिटीज होता है, ज्यादा हाइपरटेंशन होता है, और ज्यादा स्ट्रोक और कोरोनरी आर्टरी इवेंट्स होते हैं। इंडिया में इसकी संख्या काफी है। ये जब बड़े होते हैं, इनका न्यूट्रिशन जो है वो कंट्रोल भी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। और सलीम यूसुफ के प्योर स्टडीज के अनुसार, अगर आप फ्रेश वेजिटेबल्स 3 बार खाते हैं दिन में और 2 बार कट फ्रूट्स खाते हैं, तब आपको फायदा होता है, अलॉन्ग विद द एक्सरसाइज।
तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। और सॉल्ट रिडक्शन, क्योंकि सॉल्ट ट्रिगर हाइपरटेंशन सबसे ज्यादा है। खाने में सॉल्ट रिडक्शन जो है, जैसे टेबल सॉल्ट आप एडिशनल न लें, और तो ये जो उपाय है, ये डॉक्टर चोकालिंगम ने किया था NIH से, वर्ल्ड वाइड स्टडी थी, इंडिया में भी स्टडी हुई थी। तो सॉल्ट आपको खाने में कम करना चाहिए। जी, फिर सर्वेश आपके पास आते हैं। ये जो पूरी बात हमें बताई गई है, भागती दौड़ती ज़िंदगी, थकना मना है, रुकना मना है, क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं ये जो फॉल्स वेज ऑफ लिविंग हमें सिखाए जा रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमारे लॉन्ग टर्म हेल्थ पे बहुत असर डाल रहे हैं? 100%। थैंक यू फॉर हैविंग मी। मगर जो आपने अभी बोला कि दिस फॉल्स वे ऑफ लिविंग, एवरीथिंग इज मूविंग सो फास्ट इन लाइफ कि वी आर फॉरगेटिंग टू पॉज एंड मूव स्लोली। एंड जैसे सर ने बोला अभी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन हाइपरटेंशन के कारण है ओबेसिटी। वो ओबेसिटी क्यों होता है? लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड बैड लाइफस्टाइल रिलेटेड टू न्यूट्रिशन। ये दोनों इफ यू आर एबल टू करेक्ट एटलीस्ट एक दिन में 15-20 मिनट निकाल के, हमारा जो सर्वा में एक फिलॉसफी बोलते हैं, मूव ब्रीथ और कनेक्ट। 5 मिनट डेली मूव करो, 5 मिनट डेली श्वास ठीक ढंग से लो, प्राणायाम करो, और 5 मिनट मेडिटेट, ध्यान करो। इस 3 चीज से, when you do these 3 things itself, there's a lot of difference, and these 3 things will make us also realize कि इतना फास्ट दौड़ के हम कुछ भी नहीं पकड़ने वाले हैं, मगर it'll only end up in issues like hypertension, diabetes, obesity, depression and what not. And hypertension जो होता है वो एक starting point है, उसके कारण बहुत सारा चीज start happening, right? The risk of heart attacks happen because of fundamentally starts off with hypertension, which fundamentally starts off lack of physical activity. तो अभी जो लोग बोलते हैं कि मूव करने के लिए टाइम नहीं है, या एक्सरसाइज करने के लिए टाइम नहीं है, मेरे को समझ में नहीं आता है कि कैसे एक 24 आवर दिन में एक्सरसाइज या प्राणायाम या कुछ भी हो, कुछ भी एक्सरसाइज ब्रीदिंग करने के लिए टाइम नहीं कैसे हो सकता है। आई डोंट रियली अंडरस्टैंड इट। आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर 24 years and I think it's been life changing, at least for me. डॉक्टर गांगुली, आपसे ना मैं थोड़ी सी मेडिकल डेफिनेशन समझना चाहूँगा और उसके इम्पैक्ट समझ चाहूँगा। जब हम कहते हैं कि हाइपरटेंशन, तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं और इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कहाँ कहाँ दिखते हैं? देखिए, 2 तरह के हाइपरटेंशन, 3-4 तरह से हाइपरटेंशन होती है। एक को एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं, और एक फियोक्रोमोसाइटोमा होती है, जिसमें कि एक एंडोक्रीन रिलेटेड हाइपरटेंशन होती है, वो बढ़ती है। और थर्ड जो हाइपरटेंशन बढ़ती है उसको बोलते हैं टाकायाशु डिजीज बोलते हैं, उसमें भी हाइपरटेंशन होता है। सो हाइपरटेंशन कई प्रकार के होते हैं। जो माइल्डर हाइपरटेंशन होता है वो 140 से ऊपर सिस्टोलिक और 90 से ऊपर डायस्टोलिक, और एक बंधे हुए उसमें रहता है। तो कोशिश यही होती है कि हाइपरटेंशन को एक लिमिट में नीचे रखा जाए। और हाइपरटेंशन के कई तरह के दवाइयां होती है, लेकिन जो हाइपरटेंशन का मरीज होता है उसको रेगुलर हर 2-3 महीने में अपना जो केयर गिवर है, जो डॉक्टर है, उससे कंसल्ट करना पड़ता है, क्योंकि दवाइयां स्विच की जाती हैं। कुछ दवाइयां उसमें काम करना बंद कर देती है, तब एक दूसरी ग्रुप ऑफ दवाई दी जाती है। और जानने के लिए कि आपको रियली है कि नहीं, आपको कभी कभी पोस्चरल हाइपरटेंशन होता है, आपको बैठा के लिटा के आपका हाइपरटेंशन लेना पड़ता है। और कभी कभी जानने के लिए कि कौन से इवेंट्स आपके ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, एक मशीन लगा दी जाती है, जिसे होल्टर बोलते हैं। वो 24 घंटे आपका हाइपरटेंशन मेजर करके उसको फिर एनालाइज करके बोलता है कि कैसे आपके क्या इवेंट्स हैं दिन में, जो कि अभी आप बोल रहे थे कि दौड़ भाग करते हैं, डॉक्टर साहब भी यही बोल रहे थे। तो उससे पता चलता है कि क्या क्या इवेंट्स आपके दिनचर्या में हैं जो कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाती है। तो और एक और जो खतरनाक ब्लड प्रेशर होता है वो प्रेग्नेंट वुमेन में होता है। उनको प्री एक्लेम्शिया या एक्लेम्शिया कहते हैं, उस पर बच्चे पर असर पड़ता है, काफी असर पड़ता है। तो और जो मदर होती है उसके भी स्वास्थ्य पे असर पड़ता है। तो इसलिए हाइपरटेंशन एक यूनिफॉर्म बीमारी नहीं है। इसका निदान करना और इसका जो आइडेंटिफाई के डायग्नोस करना
कि कैसे है, बट एसेंशियली जो एसेंशियल हाइपरटेंशन है वो सबसे ज्यादा है लोगों में, और उसमें भी माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर होता है। अप टू मॉडरेट जो है कम्युनिटी लेवल पर भी कंट्रोल किया जा सकता है। सीवियर हाइपरटेंशन के लिए आपको केयर गिवर के पास फ्रीक्वेंटली जाना पड़ता है, और उसमें सिर्फ यही नहीं है कि दवाई खा के ही आप कंट्रोल कर लोगे, उसके साथ लाइफस्टाइल चेंजेस आनी पड़ती है। और बाकी जो निदान अभी आज हुआ था, सबसे बड़ा निदान है कि सॉल्ट जो है घटाना पड़ता है। सॉल्ट सर्वेश, आपके पास आना चाहूँगा मैं यहाँ पे लेके। देखिए डॉक्टर साहब ने तो बता दिया कितने तरीके के बीमारियाँ होती हैं, लेकिन हाइपरटेंशन से बचने के लिए आपने पहले भी बताया कि थोड़ा सा प्राणायाम करना चाहिए, योगा करना चाहिए, पर क्या क्या तरीके हैं जिससे इस तरीके की बीमारियां हमसे दूर रहें? जैसे मैंने जो 3 चीज बताया था, मूव, ब्रीथ एंड कनेक्ट। एवरी डे 5 मिनट्स कुछ एक्सरसाइज करो, रनिंग, वॉकिंग, योगा, स्टार्ट ऑफ। क्योंकि क्या होता है, लोगों में मोटिवेशन कम इसके लिए होता है क्योंकि दे कीप वेरी अनअचीवेबल गोल्स। मेरे को 40 दिन हर दिन मैं 1 घंटे वॉक करूंगा, वो 5 दिन के बाद that consistency and discipline is gone। तो इसके कारण स्मॉल गोल्स रख के एवरी डे 5 मिनट वॉकिंग, रनिंग, योगा, सूर्य नमस्कार, जो भी, सिर्फ 5 मिनट स्टार्ट मूविंग। 5 मिनट प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से हमारा बॉडी में जो भी चीज दो which are in twos gets balanced। extremely good pranayama for hypertension as well। थर्ड जो चीज है कनेक्ट, विच इज थोड़े देर 5 मिनट बैठ के आंखों को बंद करके जस्ट फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। ये 3 चीज इफ यू डू इट रेगुलरली 5 मिनट, विच इज जस्ट 15 मिनट्स इन अ डे, you will see not just hypertension but lot of other things। diabetes हो सकता है, better sleep, and many more things, right? Metabolism के कारण आपको obesity में बहुत difference लगेगा, and so much more। You will just see a completely different person altogether if you are able to spend 15 minutes every single day by doing some form of physical, breathing and meditative activity। डॉक्टर गांगुली, कब वो सब, एक तो पहली बात ये समझनी है कि कब वो समय आ जाता है जब हमें लगे कि हमें हाइपरटेंशन से हम जूझ रहे हैं, दूसरा कब वो समय है जब डॉक्टर के पास जाके दिखा लेना चाहिए? क्या वो सिम्टम्स हैं जहाँ पे हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए? डॉक्टर गांगुली, मुझे लगता है आप म्यूट पे हैं। सवाल आपसे ये है कि कौन से वो सिम्टम्स हैं जो हमें दिखें तो हमें लगता हमें इस पे पैनिक बटन दबाना चाहिए और डॉक्टर के पास जाना चाहिए? देखिए, कुछ सिम्टम्स इसमें जो है वो वार्निंग सिम्टम्स हैं। आपका सिर दर्द करता है, आपको चक्कर आता है, आप में गेट में इंस्टेबिलिटी आती है, आपको एंगर के अटैक्स आते हैं, और उसके बाद ओवरऑल आपके जो कुछ इसके एसोसिएटेड चीजें होती हैं कि किडनी अफेक्ट होने लगता है, तो यूरिन में एल्बुमिन आता है। तो इस तरह से जो सिम्टम्स हैं, दे आर द फर्स्ट वार्निंग सिम्टम। बट मेजॉरिटी क्या होता है कि लोगों को पता ही नहीं रहता कि उनको हाइपरटेंशन है। मेजॉरिटी लोगों को जब उनको ये सारे सिम्टम्स आते हैं तब ये जाके डॉक्टर से परामर्श करते हैं, इनका फिर प्रेशर लिया जाता है। ये एक सबसे पहली चीज है, जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो और आप 40 और उसके ऊपर होते हो तो उसका प्रेशर लिया जाता है। तो आप, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो 40 से ऊपर है उनको जो ब्लड प्रेशर है रूटीनली उनको लेवाना चाहिए, और ब्लड प्रेशर अपने आप भी लिया जा सकता है। आजकल काफी डिवाइसेस हैं जो कि ब्लड प्रेशर आपका मेजर करते रहते हैं। वो कभी कभी आपके घड़ी में होता है, कभी कभी आपके मोबाइल फोन में होता है, तो आपके इधर आपका एक आर्म बैंड में होता है, जिससे कि आपको पता लगता रहता है कि ब्लड प्रेशर आपका बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। उनमें जो ब्लड प्रेशर मेजर होता है वो करीब 10% इधर उधर हो सकता है, ऊपर नीचे। सबसे बढ़िया ब्लड प्रेशर होता है जो मरकरी का मैनोमीटर, पुराना
मिलता था, उससे सबसे बढ़िया ब्लड प्रेशर मेजर होता है, जिससे एग्जैक्टली पता चलता है कि वो लोग, कुछ लोग अपने आप नहीं कर पाते, बट जो एनालॉग डिवाइसेस हैं उससे आप अपने आप मेजर कर सकते हैं। तो मेरी सलाह, जो लोग भी 40 साल से ऊपर हैं और जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है, उनको प्रेशर रूटीनली मॉनिटर करना चाहिए, सिम्टम्स के लिए इंतजार नहीं करना चाहिए। तो ये जो सिम्टम्स हैं, ये सबसे कॉमन सिम्टम्स है जिससे लोग जाते हैं अपना ब्लड प्रेशर मेजर कराने के लिए। उसके बाद तो अगर ब्लड प्रेशर ठीक से कंट्रोल ना हो, उसके बाद ऑर्गन डैमेजेस होते हैं, उसके जी बाद स्ट्रोक होता है, कोरोनरी आर्टरी जी डिजीज होती है, किडनी डैमेज होता है। जी। तो ये सारी चीजें तक नौबत जानी नहीं चाहिए। चलिए, हमारे साथ डॉक्टर अंजलि छाबड़िया जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो भी जुड़ गई हैं। अंजलि, ये सवाल मैंने सर्वेश से भी पूछा था कि हाँ जी। एक जो कहानियाँ बताई जाती है कि भाई भागती दौड़ती ज़िंदगी है, रुकना मना है। आप जब अपने ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं तो आपको बोला जाता है कि ग्रोथ के लिए हसल बहुत ज़रूरी है। शुरुआती दौर जो है आपके जीवन में, उसमें आप 18 घंटे काम कीजिए, 16 घंटे काम कीजिए, 2 घंटे सोइए। कितना गलत है इस तरीके की लाइफस्टाइल को प्रमोट करना बाय द ऑर्गेनाइजेशंस, बाय द कॉर्पोरेट्स? क्योंकि अंत में तो एक इकोनॉमिकल मूव है कि अगर आप किसी को 17 घंटे 16 घंटे काम करने के लिए बोल रहे हैं तो आपको 2 शिफ्ट में आदमी लगाना नहीं पड़ेगा, वो 17 घंटे में काम कर लेगा आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या हो रहा है कि हमारे देश में अभी कोई ऑर्डिनरी रहा ही नहीं है। सबको सुपर एक्सपर्ट बनना है हर चीज में, सबको सुपर हीरो बनना है। और अगर आपको सुपर हीरो बनना है तो आपको ज्यादा काम भी करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। ये जब प्रेशर हम अगर इसे आराम से लेते हैं, हम सोचते हैं कि हाँ चलो, हर वर्क प्लेस ऐसे बोलते हैं, हम अपना काम भी करेंगे, उसे एंजॉय भी करेंगे और उसका टेंशन नहीं लेंगे। ये एक अगर हम बैलेंस रख सकते हैं कि जो हमारा सीनियर है हमें कह रहा है इतना काम करने के लिए, उसके ऊपर भी प्रेशर है, इसीलिए वो कह रहा है। बट अगर ये प्रेशर हम अपने दिल से लगा लेते हैं और एकदम हम सोचते हैं कि नहीं, मुझे जल्द से जल्द अमीर बनना है, मुझे घर खरीदना है, मुझे अपने बच्चों को वो सब चीज़ें देनी है जो मुझे नहीं मिली थी, ये अगर हम प्रेशर ले लेते हैं तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है। और जैसे कि जो हमारे गेस्ट कह रहे हैं, ऑफकोर्स लाइफस्टाइल डिसऑर्डर किसे कहते हैं, जब आपका लाइफस्टाइल बैलेंस नहीं होता है। तो ये इम्बैलेंस को अगर हम बैलेंस से बदलते हैं, कि जैसे इन्होंने इतनी अच्छी बात कही कि 5 मिनट आपको ध्यान देना है और 5 मिनट एक्सरसाइज करना है, सब कुछ करना है। बट ये सब चीज़ हमारे सेंटर को समझना चाहिए कि हमें रिलैक्स तौर से भी हम काम कर सकते हैं। अगर हम हर चीज़ को सीरियसली लेना शुरू करेंगे, मतलब अपने काम को आप सीरियसली लीजिए, बट अपने आप को इतना सीरियसली नहीं लीजिए कि अगर मैं नहीं करूँगा तो क्या हो जाएगा। ये बैलेंस अगर हमें सिखाया जाए एट आवर वर्क प्लेस, इसीलिए हम आजकल कैंप करते हैं अबाउट मेंटल हेल्थ एट वर्क प्लेस, कि आप अपना फिजिकल हेल्थ तो बना रहे हैं, बट साथ साथ में अगर आपका मेंटल हेल्थ सही रहेगा तो आपका काम भी अच्छा होगा। अगर आप स्ट्रेस में आ जाएंगे, प्रेशर में आ जाएंगे, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, शुगर बढ़ जाएगा, तो आप स्ट्रेस करते रहेंगे और आपका क्वालिटी ऑफ वर्क सफ़र होगा। तो हमारी जो कंपनी है वो काफ़ी वर्कशॉप करती है एंड अच्छी बात है कि हमें इस चीज़ का बहुत ही, मतलब जो आजकल की कंपनीज हैं, दे हैव वेलकमिंग दिस चेंज, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि उनके जो एम्प्लॉयज़ हों वो हेल्दी रहें और किसी बीमारी के शिकार न बने। आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा, जो मैंने सवाल अंजलि से आज पूछा उसी का एक एक्सटेंशन है कि अगर जो टेंशन का जो माहौल है, बिल्कुल वॉर स्टेज पे काम होता है आजकल कंपनी में। चाहे कंपनी बनाए कोई भी चीज़, बेचे कोई भी चीज़, वो काम ऐसे करती है वो जंग पे उसका एम्प्लॉय लड़ाई लड़ रहा है। कितना इंपॉर्टेंट है इस चीज़ का चेंज आना। और ये चेंज कौन लाएगा? क्या ये चेंज कॉर्पोरेशंस को लाना पड़ेगा या एम्प्लॉयज़ को एक फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा कि मैं उसी कंपनी में काम करूँगा जहाँ पे मेरे वर्क लाइफ बैलेंस की और मेरी मेंटल हेल्थ की और मेरे हेल्थ की चिंता है, ना कि वो इन्वेस्टर का जो पैसा आया है उसको कितनी जल्दी डबल करा जाए उसकी चिंता है। सर्वेश, आपके लिए सवाल था।
मेरे लिए सवाल था। ओके, नो थैंक यू। नहीं, आई थिंक ये एक कॉम्बिनेशन है। ये एम्प्लॉयज को भी समझना पड़ेगा और एम्प्लॉयर को भी समझना पड़ेगा कि इट्स अबाउट प्रोडक्टिविटी एंड आउटकम। 18 घंटे काम करने से या 20 घंटे काम करने से प्रोडक्टिविटी एंड आउटकम नहीं होता है। ठीक ढंग से इफ यू आर एबल टू इनपुट, हम अच्छे से प्रोसेस बना के अच्छे से एक चीज को इनपुट देंगे, तभी हमारा आउटकम और प्रोडक्टिविटी अच्छा होगा। इसलिए हम एक चीज बोलते हैं, जो सर्वा में एक चीज बोलते हैं, वर्क लाइफ हार्मनी। तो बैलेंस तो दूसरी चीज होती है कि मैं घर में एक जैसे रहूं और काम में एक जैसे रहूं, वैसे नहीं। वर्क लाइफ हार्मनी होना चाहिए एंड एम्प्लॉइज आर गेटिंग मोर एंड मोर अवेयर कि विच ऑर्गेनाइजेशन इज रेस्पेक्टिंग मी, गिविंग मी फ्रीडम, टेकिंग केयर ऑफ माई मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ। क्योंकि ओनली इफ आई एम मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली हेल्थी, मैं काम में भी ठीक ढंग से काम, आई कैन मेक इट हैपन वेल। बट यस, देयर आर कंपनीज, देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस दैट इज रियली पुटिंग प्रेशर। आज इफ दे आर नॉट ब्रेकिंग टुडे, I can tell you for a fact they will eventually break. So extremely important for both employees and employers to enable work-life harmony and ensure कि एक employee का wellness को एक holistic type से समझकर they need to move forward. Number two, I think investors तो it's a second conversation, so वो एक दूसरे दिन के लिए रखेंगे। चलिए अंजलि, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अक्सर कई लोग जो लोग आते हैं, देखिए हर इंसान आज के ज़माने में बड़ी मेहनत करता है और सबके सपने होते हैं, पर सक्सेस इज़ ऑलमोस्ट मैनी अ टाइम्स हाफ चांस। कई बार ये होता है कि आपको उस तरह की सक्सेस नहीं मिल पाती है। आपके पीयर ग्रुप में किसी की सैलरी, किसी की C2C, किसी का जो स्टार्टअप है वो आपसे थोड़ा सा ज़्यादा है, और आप इस तरीके से स्ट्रेस में आ जाते हैं जैसे आपको लगता है कि आपने ज़िंदगी में कुछ पाया ही नहीं, कुछ कमाया ही नहीं है। ऐसे में ऐसे अगर कोई आपके पास पेशेंट्स आते हैं तो आप उनको क्या सलाह देते हैं? क्योंकि मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ कि इस माध्यम से कई लोग जब मैं सुन रहे होंगे और उनको ऐसा लगता होगा कि शायद तक उन्होंने उतनी सक्सेस नहीं अटेन करी जितनी उनको लगता है वो केपेबल है, या उनके आसपास के लोगों ने करी है, तो उनको आप क्या सलाह देंगे? क्या सोच रखनी चाहिए ऐसे समय में कि आपको शांति मिले? मैं कहूँगी कि टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। ओके, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कोई सक्सेस 30 में करे या 40 में करे। देयर आर पीपल हु बिकम सक्सेसफुल इवन एट 60 एंड 70। सेकंड इज, आपका सक्सेस का डेफिनेशन क्या है? अगर हम रेस पे भाग रहे हैं और हम दूसरों को देख रहे हैं तो हम अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच सकेंगे। तो अपनी मंजिल हर एक को अपने आप चूज करनी है। मेरे पास ऐसे काफी लोग आते हैं जो बोलते हैं मुझे सक्सेस नहीं मिली। जब मैं उन्हें कहती हूँ कि डिफाइन दिस फॉर मी, बोलते हैं मुझे, फिर एंड में 10 मिनट के बाद बोलते हैं मुझे जितने पैसे मुझे चाहिए थे वो नहीं मिला, मगर मुझे अच्छी बीवी है, मुझे अच्छा बच्चा है, तो अगर वो सोचते हैं कि हाँ उस बंदे को पैसे मिले मगर उसकी शादी नहीं हुई, उसके बच्चे नहीं हुए हैं, तो हर एक के लाइफ में उस स्ट्रगल अनेक हो गए। और वी हैव टू ऑल्सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक, एक जो होता है ना, हम भूल रहे हैं एक थैंक यू बोलना, एक ग्रेटिट्यूड बताना कि चलो हम जी रहे हैं। ये भी मैं एक एक्सरसाइज कराती हूँ कि आप पहले सांस लीजिए, आप सांस ले सकते हैं। कितने लोग लास्ट ईयर यही टाइम पे मर रहे थे क्योंकि वो सांस नहीं ले पा रहे थे, तो एक थोड़ा सा कॉम्बिनेशन ऑफ आवर ओन कल्चर, हम ये चेज कर रहे हैं, हम अपने कल्चर को भूल रहे हैं। जो हमारे कल्चर में लोग खुश रहते थे, एक सुबह को मतलब हर चीज एक प्रेयर से चालू कर रहे हैं, थैंक यू बोल रहे हैं, ये सब चीजों को हमें याद करना है, तो और अपने आप को किसी और से कंपेयर नहीं करना है। अक्सर लोगों को ऐसा लगता है फिर मैं आगे कैसे बढ़ सकूंगा। आप, योर आईज शुड बी ऑन द स्काई, आप एम रखिए उधर, मगर अपने पैर जमीन पे रखिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कि आप आगे कैसे बात बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि, डॉक्टर गांगुली और सर्वेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुंग फू पांडा पिक्चर की एक लाइन है जो बड़ी खूबसूरत है, जो मैं कह दूंगा कि टुमारो इज अ मिस्ट्री, यस्टरडे इज हिस्ट्री, बट टुडे इज अ गिफ्ट एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड प्रेजेंट। हमें इस बात का लगातार ध्यान रखना चाहिए जब हम अपना जीवन जीते हैं। कंज्यूमर स्किंग में अभी के लिए इतना ही, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखें और 18 स्वदेश देखते रहें।